नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे। जो हमारा वाईफाई राजस्थान एग्जाम चैनल के ऊपर जो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा है, उसको आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो है अंतः प्रवाह की नदियाँ। क्या है दोस्तों? अंतः प्रवाह की नदियाँ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार, जो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज परचेज करते हैं, ठीक है, आरपीएससी के लिए या राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो राजस्थान में है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली एग्ज़ाम्स करवाते हैं, उनके लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन, इन सभी के लिए आपको क्या करना है, इसका जो प्लस कोर्सेज है वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। अगर वो आप परचेज करते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं साथ ही, ठीक है ना। वैसे फ्री क्लासेस भी चल रही है, लेकिन इसके भी कुछ स्पेशल फ़ायदे हैं, ठीक है। वो क्या है कि जितने भी एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही है, वो सभी क्लासेस आप देख सकते हो, आपकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईआर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ टोटल कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। और आपकी क्षमता की जांच भी कर सकते हो। किसके माध्यम से? वीकली टेस्ट के माध्यम से। डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ होते हैं, पीडीएफ होती है, टेस्ट सीरीज होती है, और आपको सही गाइडेंस भी मिलता है। दोस्तों, ये प्लस के फ़ायदे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आप इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो ऐड कीजिए, यानी रजिस्टर कीजिए आपके मोबाइल नंबर। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाइए और सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए, जिससे आपको राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेज और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट आपको मिल सके। उसके बाद आरपीएससी के अंदर प्लस के ऊपर जाओगे आप, तो आपके लिए प्लान का ऑप्शन आएगा। आप प्लान पे क्लिक करोगे तो साथियों 12 मंथ के लिए अगर आप प्लान लेते हो तो इस समय उसके ऊपर 58% डिस्काउंट चल रहा है, यानी केवल 583 रुपये महीने में आप इसका प्लान ले सकते हो। अगर 24 महीने के लिए लेते हो तो साथियों इस पर 75% डिस्काउंट है। गजब। और 350 रुपये महीना मोबाइल का रिचार्ज होता है भाई, इतना तो, ठीक है। इसके अंदर आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो अनलिमिटेड, कहीं भी हो, कभी भी हो, जब मर्जी हो तब आप इसकी स्टडी कर सकते हो। अगर इसके साथ में आप विष्णु 10 का यूज करते हो, VISHNU विष्णु 10, तो साथियों इस विष्णु 10 के साथ में आपको जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलो आते हैं हमारे पॉइंट की बात पे, अंतः प्रवाह की नदियाँ। अंतः प्रवाह की नदियों में हमने देखा था, यानी वे नदियाँ जो मरुस्थल के अंदर ही उत्पन्न होती है और मरुस्थल के अंदर ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इन्हें बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियाँ। सबसे पहले हमने देखा था गग्गर नदी। गग्गर नदी की चर्चा हमने कर ली थी, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पर एंटर होती है। उसके बाद में हमने देखा था साबी नदी। साबी नदी जो है हमारे कहाँ पर है, अलवर, हमारा जो है जयपुर और अलवर, इन 2 जिलों के अंदर है हमारी साबी नदी, ठीक है। और इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है, जहाँ पर हाथी दांत के अवशेष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कहाँ जाती है? पटौदी, हरियाणा में जाती है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कातली नदी। साथियों सीकर के अंदर एक पहाड़ियाँ हैं, ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ये है खंडेला की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पर है? ये सीकर में है, ठीक है। सबसे पहली बात, हाल ही के अंदर खंडेला की पहाड़ियाँ जो सीकर में है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं मेरे प्यारे मित्रों? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को बोलते हैं कांतली नदी, जो कि कहाँ पर बहती है? नंबर 1 सीकर जिले में बहती है। उसके बाद में नंबर 2 झुंझुनू जिले के अंदर बहती है, और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। यानी कितनी जिलों में बही? केवल 2 जिलों में बही, सीकर और झुंझुनू। साथियों इस कांतली नदी किनारे सीकर में एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है मेरे प्यारे मित्रों? गणेश्वर सभ्यता। ये एग्जाम में 500 बार पूछा जा चुका है, पुलिस के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, ठीक है। कि गणेश्वर सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है ताम्र जननी। क्या नाम है इसका? ताम्र जननी। क्योंकि ये कहाँ पर है? सीकर में। आप जानते हो झुंझुनू के अंदर एक कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसे बोलते हैं खेतड़ी की पहाड़ियाँ,
वहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा भंडार मिलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस जगह पर गणेश्वर में तांबे के बहुत सारे इक्विपमेंट यानी उपकरण और बर्तन मिले हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ताम्र जननी। उसके बाद में झुंझुनू में इसके पास में एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता, ठीक है। और ये जो नदी है ये सीकर और झुंझुनू में बहती है और इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावाटी। और तोरावाटी में मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं, सीकर और झुंझुनू। और आप जानते हैं शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू शामिल हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू शामिल हैं, जबकि तोरावाटी में सीकर और झुंझुनू आते हैं। यानी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, तोरावाटी कहलाता है। तो साथियों एक छोटी सी नदी थी कांतली, इसके बारे में इतना ही है। इनकी लंबाई नहीं होती है, कई बार लंबाई दे भी देते हैं, कई बार लंबाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये बड़ी नदियाँ नहीं है। जितना ज़्यादा पानी आता है उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ती है। कोई फिक्स नहीं है कि जैसे 1051 किलोमीटर है चंबल की, ऐसे कांतली की फिक्स नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक नदी आती है रूपा रेल। देखो आपको, देखो ये दिखाई दे रहा है रूपा रेल, मैप में देखिए मेरे प्यारे मित्रों, रूपा रेल। ये जो रूपा रेल है ना, इस नदी की बात कर रहा हूँ। ये देखो कहाँ पर है, ये हमारे अलवर में और भरतपुर में। ये हमारा क्या है, अलवर। और ये क्या है, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, भरतपुर। तो देखो अलवर के अंदर एक पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है। इन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। क्या नाम है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, अलवर में। ध्यान रखना हर्षनाथ की पहाड़ियाँ भी अलवर में है, जबकि हर्ष की पहाड़ियाँ जो है वो सीकर में है मेरे प्यारे मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से एक नदी का उद्गम होता है जो अलवर में बहती है, अलवर के बाद में भरतपुर में बहती है और उसके बाद में भरतपुर में जाकर एक झील का निर्माण करती है और इस झील का नाम है मोती झील। क्या नाम है, मोती झील। मोती झील की खास बात है कि मोती झील सबसे पहली बात तो कौन से ज़िले में है, ये भरतपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है मेरे प्यारे मित्रों, ये भरतपुर ज़िले में है। दूसरी बात है कि ये मोती झील जो है नील हरित शैवाल यानी ब्लू एल्गी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, नील हरित शैवाल के लिए फेमस है। और तीसरी बात क्या है, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, भरतपुर की जीवन रेखा। बात समझ गए, मोती झील को। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके रीट वाली एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी झील ब्लू जो एल्गी है, नील हरित शैवाल है, उसके लिए फेमस है। तो ये है मोती झील। इस मोती झील से एक नहर निकाली गई है, इस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। क्या नाम है, सुजान गंगा नहर। और ये सुजान गंगा नहर एक दुर्ग है यहाँ पर भरतपुर में, ठीक है ना। और इस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग। क्या नाम है साथियों, लोहागढ़। इसी का दूसरा नाम है अजयगढ़ या फिर इसे बोलते हैं मिट्टी का दुर्ग। क्या बोलते हैं, अजयगढ़ या फिर मिट्टी का दुर्ग, जो कहाँ पर है, भरतपुर में है। ये सुजान गंगा जो नहर है, इसके चारों तरफ जो है ना एक खाई बनी हुई है। सुजान गंगा नहर का पानी उस खाई में आता है, जो खाई कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ बनी हुई है। बात समझ आ रही है मित्रों, ये लोहागढ़ जो दुर्ग है इसके चारों तरफ एक खाई बनी हुई है और उस खाई में रूपारेल नदी से पानी आता है मोती झील के माध्यम से। ये बात समझ आ रही है आपको। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ, कोई थोड़ा इश्यू था। अच्छा अभी क्लियर है ना। चलो ये हो गई मोती झील। मोती झील से एक नहर निकाली है जिसका नाम है सुजान गंगा। और ये सुजान गंगा जो नहर है ना प्यारे मित्रों, ये लोहागढ़ के चारों तरफ जो लोहागढ़ की चारों तरफ जो खाई है उसके अंदर पानी की आपूर्ति करती है। ये विशेष बात है सुजान गंगा नहर की, ठीक है ना। और मोती झील क्या है, भरतपुर की जीवन रेखा है। और मुख्य रूप से कहाँ बहती है, अलवर और भरतपुर में बहती है प्यारे मित्रों। कहाँ पर है, अलवर और भरतपुर में। सीधी बात है, सिंपल बात है, कोई विशेष कहानी नहीं है। साथियों ध्यान रखना, रूपारेल नदी का ही दूसरा नाम क्या है, लसवारी नदी। और इसी का ही तीसरा नाम क्या है, वाराह नदी। क्या नाम है, वाराह नदी। तो रूपारेल नदी कह दो, लसवारी नदी कह दो या वाराह नदी कह दो, एक ही बात है मेरे प्यारे मित्रों। और अलवर भरतपुर में बहती है, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है और सुजान गंगा नहर यहाँ से निकाली गई है। तो साथियों ये थी आपकी एक छोटी सी नदी जिसका नाम है रूपारेल। क्या नाम है साथियों, रूपारेल नदी।
इसके आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आती है एक छोटी सी नदी जिसका नाम है कांकनी नदी। क्या नाम है मित्रों? कांकनी नदी। और इसी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। क्या नाम है? मसूरदी नदी। साथियों ये कांकनी नदी है और वो कांतली नदी थी जो हमने सीकर और हमारे झुंझुनू वाले क्षेत्र में देखी थी। ये है कांकनी, जिसका दूसरा नाम क्या है? मसूरदी, जो कहाँ पर बहती है? हमारे राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर, जिसका दूसरा नाम है मांड। यहाँ पर ये नदी बहती है। अब साथियों सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा विशेष कहानी नहीं है इस नदी की, छोटी सी नदी है। ये देखो यहाँ से नदी निकली और इसने एक झील का निर्माण किया। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? उसका नाम है कोटरी गांव। क्या नाम है? कोटरी, या कई जगह कोठरी भी लिखा होता है। कोटरी गांव जैसलमेर से इस नदी का उद्गम हुआ और उद्गम होने के बाद ये नदी बही और हमारे कहाँ गई? बुझ झील में गई। यानी बुझ झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है मित्रों? जैसलमेर, ध्यान रखना इसका। और कोटरी झील जो है, कोटरी गांव से निकली और बुझ झील में गई। उसके बाद में कई बार थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाए इस नदी में तो ये इस झील को भरकर, जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है मीठा खाड़ी क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों? मीठा खाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर जो है ये नदी जो है यहाँ तक चली जाती है और ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। आ रही है बात आपको समझ में? ये भी कहाँ पर है मित्रों? जैसलमेर में। साथियों इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे ये कौन सी नदी है? कांकनी। और ये कौन सी है? कांतली। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि कांकनी कहाँ पर है, कांतली कहाँ पर है, इसलिए एक एक नदी को मैं अलग से बता रहा हूँ साथियों। उसके बाद देखिए सूकड़ी नदी और सूकली नदी, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, सूकड़ी नदी और सूकली नदी, ठीक है ना। तो इनका विशेष ध्यान रखना, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इनके बारे में। अब बात करते हैं हमारे सांबर झील के बारे में। दोस्तों ये हमारी सांबर झील है और सांबर झील में जो है 4 दिशाओं से 4 नदियाँ आकर मिलती है। देखो एक नदी का नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा। जो कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है? मेंथा नदी। और इस मेंथा नदी की एक खास बात है, क्या? सांबर झील में जितनी भी नदियाँ गिरती है उसमें से सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी, सबसे ज़्यादा खारी नदी या सबसे ज़्यादा लवणता वाली नदी है ये। यानी सबसे ज़्यादा खारापन लेके जाती है। कहाँ पर? सांबर झील में। बात समझ गए आप? मेंथा नदी, जो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद देखिए खंडेला की पहाड़ियों के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खंडेल नदी, जो कहाँ से आती है? सीकर से आती है। जो सीकर में बहते हुए हमारे नागौर होते हुए कहाँ आती है? हमारे सांबर झील में आती है। उसके बाद देखिए एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी, और ये खारी नदी कहाँ से निकलती है? हमारे नागौर से निकलती है और उसके बाद में नागौर में बहते हुए कहाँ पर आती है? सांभर झील में आती है। उसके बाद में एक नदी आती है हमारे अजमेर ज़िले से जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी, और ये भी आकर कहाँ मिलती है? सांभर झील में मिलती है साथियों। उसके बाद देखिए इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे एक हमारे तीर्थ स्थल है, एक सगुन संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बार्क तीर्थ स्थल। क्या नाम है? निम्बार्क तीर्थ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि निम्बार्क तीर्थ कौन सी जगह पर है? तो ये है सलेमाबाद में, और सलेमाबाद जो जगह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय कैसा है? सगुन संप्रदाय है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? श्री राधा कृष्ण जी की यहाँ पर पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। बात समझ गए आप? ये 4 नदियाँ हो गई जो हमारे सांबर झील में जाती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपसे यूँ पूछे कि बताइए राजस्थान में अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण क्या है, राजस्थान में अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण क्या है, तो साथियों इसका नाम है हमारे सांबर झील। सांबर झील अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र वो होता है यानी जब चारों दिशाओं से नदियाँ आती है और एक स्थान के ऊपर मिलती है तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? इस प्रकार के अपवाह तंत्र को अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। बात आगे समझ में? तो ये राजस्थान की 4 खारी नदियां हैं जो कि हमारे किस झील में जाती है? सांबर झील में जाती है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है बाणगंगा नदी।
क्या नाम है साथियों? बाणगंगा। अभी तक जो नदियाँ पढ़ रहे थे हम, वो क्या थी? वो नदियाँ जो है हमारे अंतः प्रवाह की नदियाँ थी, यानी इनलैंड जो फ्लो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी नदियाँ थी। लेकिन अब जो नदियाँ शुरू हुई है वो नदियाँ किसकी है? हमारे जो हमारे बंगाल की खाड़ी का अपोह तंत्र है उससे संबंधित वो नदियाँ हैं साथियों। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहली नदी का नाम है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है मेरे प्यारे मित्रों? बाणगंगा। अब देखो बाणगंगा की क्या कहानी है। ये कौन सा है? राजस्थान की राजधानी, भारत का पेरिस, गुलाबी शहर, जयपुर। अब जयपुर के अंदर एक पहाड़ियाँ है विराट नगर के पास में, जिसे हम बोलते हैं बेराट की पहाड़ियाँ। ठीक है ना? बेराट की पहाड़ियों से, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बेराट की पहाड़ियाँ। यहाँ से एक नदी निकली और इस नदी का नाम क्या रखा? बाणगंगा। उसके बाद में ये नदी देखो हमारे जयपुर में बही, उसके बाद ये दौसा में बही, उसके बाद में ये भरतपुर में बही। भरतपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में आगे बहती है और एक जगह आती है फतेहाबाद। फतेहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद यमुना गंगा में, गंगा ब्रह्मपुत्र में और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। प्यारे मित्रों, बात समझ गए आप? बात समझ गए ना आप? तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यानी हमारे जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों में बहती है मेरे प्यारे मित्रों। जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, करौली में नहीं बहती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 3 जिलों में बहती है। और अब इसे बताओ बाणगंगा क्यों कहते हैं? सीधी बात है, हम जानते हैं हमारे विराट नगर के आसपास जो है, जो महाभारत काल था उसमें पांडवों का मतलब जो है थोड़े दिन यहाँ पर रुके थे वो। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि भाई जब उन्हें पानी की प्यास लगी तो हमारे अर्जुन जो दादा थे उन्होंने क्या किया? अपना तीर निकाला और अपना गांडीव तीर का धनुष का नाम था गांडीव धनुष, इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी बोलते हैं। तो उससे निकाला और उसने एक जमीन में तीर लगाया जिससे एक नदी उत्पन्न हुई, इसीलिए उस नदी को क्या बोलते हैं? तीर गंगा। बाण से उत्पन्न हुई इसलिए बाण गंगा। अर्जुन ने उत्पन्न करी इसलिए अर्जुन की गंगा। महाभारत काल की है इसलिए महाभारत कालीन नदी या फिर पंचम वैदिक नदी के नाम से जानते हैं। समझ आई मित्रों? तो ये इसकी खास बात है, यानी महाभारत कालीन नदी, तीर गंगा, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा और पंचम वैदिक नदी, ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। ठीक है, तो ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है और उसके बाद में फतेहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर यमुना में मिल जाती है और अंतिम रूप से कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो जयपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, दौसा के अंदर इस नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं और भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। अब क्या कहानी है बांध की? ये देखो, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकली, जयपुर में एक बांध बनाया जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। क्या नाम है? जमुआ रामगढ़ बांध। ये जयपुर में है। उसके बाद दौसा में गई और दौसा के अंदर 2 बांध बनाया, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 का नाम है माधो सागर डैम। क्या नाम है? माधो सागर। और नंबर 3 का नाम है रेडियो सागर। क्या नाम है? रेडियो सागर। उसके बाद कहाँ गई मेरे प्यारे मित्रों? जाटों की नगरी भरतपुर में गई और भरतपुर में एक बांध बनाया जिसका नाम क्या है? अजान बांध। अजान बांध को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए गलती नहीं हो अब की बार। ठीक है, उसके बाद में ये नदी और बहती है आगे, भरतपुर से आगे निकल जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है फतेहाबाद, और फतेहाबाद में जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है प्यारे मित्रों? यमुना में मिल जाती है। बात समझ गए आप? तो देखो यमुना में मिल गई ये फतेहाबाद में, और फतेहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बात समझ गए आप? अब देखो अजान बांध से एक नहर बनाई गई है। अजान बांध से एक नहर बनाई गई है, ये नहर दिखाई दे रही है आपको? ये अजान बांध से एक नहर निकाली गई है जो कि कहाँ पर जा रही है? केवलादेव घना या घाना पक्षी विहार, जो कहाँ पर है? भरतपुर में। और एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्या है? रामसर साइट है। समझ गए बात को आप? यहाँ पर पक्षियों की शरण स्थली भी कहते हैं इसे, रेस्क्यू पैलेस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ये जो है ना केवलादेव घना पक्षी विहार, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। तो यहाँ पर पानी की आपूर्ति होती है अजान बांध से। अब आप जानते हो कि इस समय सबसे ज़्यादा अतिक्रमण से जो ग्रसित नदी है उसका नाम क्या है जो आप पढ़ रहे हो? यानी बाणगंगा। अब देखो साथियों,
अब जब जमवा रामगढ़ ही नहीं भर रहा, ये वाला बांध ही नहीं भर रहा, जयपुर वाला बांध, तो ये अजान बांध कहाँ से भरेगा भाई? तो भाई अजान बांध भरो या नहीं भरो, लेकिन केवलादेव गना पक्षी विहार में तो पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने करौली में एक बांध बनाया और उस बांध का नाम रखा हमने पांचना बांध। क्या नाम रखा? पांचना बांध, क्योंकि इसमें 5 नदियां आकर मिलती है। क्या नदियां आकर मिलती है? 5 नदियां आकर मिलती है। और साथियों ये किसकी सहायता से बनाया? ये हमने यूएसए की सहायता से बनाया। और पहले ये मिट्टी का बांध था, पहले मिट्टी का था, लेकिन अब मिट्टी का नहीं है। और आप जानते हो इसी बांध में, जो पांचना बांध है, इसी में बतख तैरती है। क्या तैरती है? बतख। इसीलिए, और पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में है। करौली के पांचना बांध में बतख तैरती है, इसीलिए करौली का जो आकार है वो बतख के समान है। किसके समान है? बतख के समान। किसका आकार? करौली का आकार। तो फिर इस पांचना बांध से पानी कहाँ पर लेके गए हम? अजान बांध में लेके गए। और फिर अजान बांध से कहाँ लेके आए? केवलादेव घना पक्षी विहार में लेके आए। बात समझ गए? उसके बाद देखो, इसे हम कहते हैं विलुप्त नदी, क्योंकि अब ये बहती नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विलुप्त नदी। इसे बोलते हैं रुंडित नदी। ये सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। रुंडित नदी का मतलब है यह रेगुलरली यानी नियमित रूप से यमुना नदी के अंदर नहीं मिलती है। यानी रेगुलरली ये किसको ज्वाइन नहीं करती है? यमुना को ज्वाइन नहीं करती है, ये मुख्य कारण है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गुमटी नाला, सूरी नदी और पलोसन नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि पांचना बांध, इसमें पांचना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या आती है? 5 नदियाँ आती है। तो 5 नदियाँ कौन सी है? ये देख लो, अट्टा, माची, भद्रावती, बेसावट और बरखेड़ा। ये 5 नदियाँ जो है हमारे कहाँ बहती है? पांचना बांध में, करौली में बहकर पांचना बांध में आती है। अब साथियों यूँ मत कहना कि अट्टा नदी कहाँ से निकलती है। ये सब करौली में बहने वाली नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। मतलब नदी नहीं कह सकते इनको, हम इनको कह सकते हैं कि पानी के छोटे छोटे नाले हैं, जो बरसाती नाले होते हैं ना, जो बरसात ज़्यादा आती है, वर्षा ज़्यादा आती है, रेनफॉल, हेवी रेनफॉल होता है, तो फिर ये बहने लगते हैं और ये आके कहाँ मिलते हैं? हमारे जो पांचना डैम है वहाँ आकर मिलते हैं। और पांचना डैम यूएसए की सहायता से बनवाया था और पहले मिट्टी का बांध था, लेकिन अब इसे किसका बांध कर दिया है? अब इसे कंक्रीट डैम बना दिया है, कंक्रीट का बांध बना दिया है। राजस्थान सरकार ने इसका रिन्यू कर दिया है, इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है, पुनः निर्माण कर दिया है, इसकी मरम्मत कर दी है। ठीक है, तो अब ये किसका बांध बन गया? अब ये कंक्रीट का बांध बन गया है। तो बात समझ आई आपको? तो साथियों ये थी आपकी जो बाणगंगा नदी है उसकी कुछ बातें और उसकी इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, अगर इतना याद रह जाएगा तो 90% आपका क्वेश्चन जो है राइट होने की पूरी संभावना है। साथियों आज जो है हमने कुछ नदियाँ देखी है और बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसमें हमने देखा साबी नदी, कांतली नदी, रूपारेल नदी। इसका दूसरा जो नाम है जिसे हम लसवारी नदी या वाराह नदी कहते हैं, इस नाम का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा कांकनी नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है? मसूरदी नदी, जो कहाँ पर बहती है? जैसलमेर में। और जैसलमेर का पुराना नाम क्या है? मांड। और कौन सी झील बनाती है? भुज झील बनाती है। इसके अलावा हमने देखा राजस्थान में अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र का उदाहरण क्या है? सांबर झील। उसके बाद हमने देखा बाणगंगा नदी को बाणगंगा क्यों कहते हैं, कहाँ से निकलती है, ये हमारे बेराट की पहाड़ियों से कहाँ तक जाती है? फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में जाती है। और किस में मिलती है? यमुना में। 4 बांध बने हुए हैं, जमवा रामगढ़ जयपुर, माधो सागर रेडियो सागर दौसा और अजान बांध जो कहाँ पर है? भरतपुर में। अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर में। उसके बाद में अजान बांध से पानी कहाँ जाता है? केवलादेव घना पक्षी विहार में। अब इसमें पानी कहाँ से आता है? पांचना बांध से, जो कि करौली में है। और उसके बाद में जो हमारी रामसर साइट है, राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कहाँ पर है? भरतपुर में है। यहाँ पर पानी की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, और वर्तमान में इसको कंक्रीट का बांध कर दिया है। किसको? हमारी जो पांचना बांध है इसको। इसमें 5 नदियाँ, नाम ध्यान रखना, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। इसे विलुप्त नदी बोलते हैं बाणगंगा को, इसे रुंडित नदी बोलते हैं। लंबाई 240 किलोमीटर है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, गुमटी नाला, सूरी नाला और पलोसन, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हुई आपकी बाणगंगा नदी।
इसके आगे कल पढ़ेंगे, जिसमें चंबल नदी और बनास नदी अब महत्वपूर्ण रूप से बाकी है। इन दोनों को पढ़ने के बाद हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मुझसे लाइव बात करनी है, लाइव मिलना है, तो 5 बजे, शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर, कहाँ पर, वाईफाई 2.0 पर आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आरपीएससी के सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जागीर को आप फॉलो कीजिए। वहाँ सुबह 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट भी लगता है और क्लास भी होती है। टेस्ट और क्लास दोनों होती है सुबह 9 बजे। अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना है तो आज रात को 9 बजे या आज रात को 10 बजे जो है इसका टेस्ट होगा। तो आप वो टेस्ट कहाँ पर होगा, इसी अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वहीं पर होगा, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर टेस्ट हुआ तो आप अपना टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और शाम को मिलते हैं 5 बजे वाईफाई 2.0 पर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। जय हिंद, जय भारत।